वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर के बारे में। तो आपको बताते हैं कि इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके, ठीक है, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते वो हमारे हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद भी हमने क्या जाना कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। तो जिस हिसाब से वो फूड को कंज्यूम करती है उसी हिसाब से उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी हेल्प से वो फूड को कंज्यूम करती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको एंड, तो एंड क्या करता है कि उसके पास स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं जो अपने माउथ पार्ट्स के थ्रू कंज्यूम कर लेता है। वहीं अगर बात करें मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो क्या करता है कि होस्ट बॉडी पे रह करके उससे ब्लड शक करता है। तो उसके पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी मदद से वो क्या करता है, पियर्सिंग एंड सकिंग करता है ब्लड का, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर की। फिर हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको पता जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं। एक तो हमारा हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल हो जाता है, और दूसरा हमारा हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास दो पार्ट होते हैं मेनली। एक तो हमारा हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर हम बात करें बेटा एलिमेंट्री कैनाल की, तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से लेकर एनस तक होती है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये 9 मीटर लॉन्ग होती है और इसमें हमारे डाइजेशन के सारे पार्ट जैसे कि सबसे पहले इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे जो हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं वो सारे कंसिस्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है बकल कैविटी। मैंने आपको बताया था जो हमारी बकल कैविटी होती है इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा माउथ होता है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं यानी इंजेक्शन करते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है टंग। तो आपको पता है जो टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हमारे माउथ में 3 पेयर्स जो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो सलाइवा होता है उसमें एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिलीज करते हैं एंजाइम्स। उसकी मदद से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है यानी जो स्टार्च हमारा होता है वो स्टार्च को क्या कर देता है, शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसमें स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में चेंज कर दिया जाता है। आप देखते हो जब आप रोटी को चबाते हैं काफी लंबे समय तक तो आप देखते हैं आपको रोटी क्या होने लगती है, मीठी होने लगती है। क्यों होने लगा, क्योंकि जो स्टार्च था स्टार्च को उसने ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में, ठीक है। तो टंग का आपने देखा, टंग क्या करेगी कि सलाइवा जो प्रोड्यूस करेगा तो फूड के साथ सलाइवा को मिक्स कर देती है जिस वजह से जो हमारा फूड होता है वो मॉइस्ट हो जाता है और मॉइस्ट होने की वजह से क्या होता है कि फूड को आप आसानी से स्वेलो कर पाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा टीथ आता है। जो टीथ हमारा होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जिससे आसानी से उसको निगला जा सके। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था बकल कैविटी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का हमारा आता है बकल कैविटी जहां पे इंजेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो हमारा फूड पाइप। अब भाई बकल कैविटी खाना माउथ से होते हुए कहाँ पे जाएगा, हमारे फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक पाइप होती है जो फूड को ले जाने का काम करती है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, फूड पाइप। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। यहाँ पे जो ओ होता है वो साइलेंट होता है। हम कह सकते हैं द लेटर विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड इज कॉल्ड साइलेंट लेटर। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओइसोफेगस बोलते हैं तो यहाँ पे कोई भी लेटर साइलेंट ना होता, लेकिन यहाँ पे इसको हम पढ़ क्या रहे, ईसोफेगस पढ़ रहे। तो यहाँ पे जो हमारा ओ लेटर है यहाँ पे साइलेंट है, यानी फूड पाइप को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या
बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। आप क्या करें बेटा कि इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्टमक। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी फूड पाइप होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कहाँ से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके वो मिलती है, तो वो हमारे स्टमक में मिलती है। इसका काम क्या होता है कि फूड पासिस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसका बस एक ही काम है कि फूड को माउथ से स्टमक तक पास करने का काम कौन करता है, तुम्हारा फूड पाइप करता है। फूड पाइप में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं पाया जाता है और किसके थ्रू करता है, तो ये पैरासिलेटिक, इनमें कौन सा मूवमेंट होता है, तो ये पैरासिलेटिक मूवमेंट्स के थ्रू। पैरासिलेटिक का मतलब पहले खाना गया फिर पीछे की वॉल बंद, फिर आगे खाना गया फिर पीछे की वॉल। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर आप पेट से लटकोगे तो अगर पाइप है तो फूड क्या हो जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। लेकिन खाना जो हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है वो पैरासिलेटिक मूवमेंट्स के थ्रू होते हुए जाता है। तो आई होप ये जो फूड पाइप का कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा फूड पाइप होता है। फूड पाइप को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ईसोफेगस बोलते हैं। अगर हम बात करें फूड पाइप की तो फूड पाइप माउथ से लेकर एनएस तक होता है, सॉरी माउथ से लेकर स्टमक तक होता है। इसका काम क्या होता है कि फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम ये हमारा करता है। अगर हम बात करें कि कह रहे हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल, इसकी वॉल में क्या होता है, रिदमिक, एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, यानी पैरासिलेटिक मूवमेंट्स के थ्रू ये खाने को नीचे की तरफ मूव कराता है। फिर फूड पाइप पुश द फूड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टमक, नो एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन फूड पाइप। मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी टाइप का बेटा जो एंजाइम्स होता है वो यहाँ पे सिक्रीट नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे ईसोफेगस का काम डाइजेशन में नहीं होता है, बस इसका एक ही फंक्शन है कि फूड को माउथ से स्टमक तक पास करने का काम ये करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये हमारी होगी बकल कैविटी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बकल कैविटी हो गई है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से एक ट्यूब जुड़ी हुई है, यानी बकल कैविटी से जुड़ी हुई है, और कहाँ पे जाके ये खुलेगी, तो ये ओपन हो जाती है हमारे स्टमक में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलेंगे हम, ईसोफेगस बोलेंगे। तो ईसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच पासेस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा स्टमक। अब भाई जो खाना है वो बकल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। आप देखते हैं स्टमक में क्या होता है। देखो स्टमक में क्या होती है कि भाई स्टमक में हमारे खाने का पार्शियली डाइजेशन होता है। तो पार्शियली डाइजेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम सिक्रीट हो रहा है और वो एंजाइम्स क्या कर रहा है कि फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जिस तरीके से हमारे बकल कैविटी में जो हमारी सलाइवा थी, सलेवरी ग्लैंड्स थी, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट था जो क्या कर रहा था, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर दे रहा था। ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये थिक वॉल लार्ज यू शेप स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स फूड पाइप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जो स्टमक होता है हमारा, वो हमारी थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है, जो कि हमारी यू शेप की होती है। किस शेप की होती है, हमारी यू शेप की होती है, जो कहाँ से होती है, जो कि फूड पाइप से कनेक्ट होती है और कहाँ पे जाके जुड़ी होती है, लास्ट में कहाँ पे इसकी एंडिंग होती है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कह रहा है कि दैट कनेक्ट्स फूड पाइप टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फूड पाइप से कनेक्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। के द इनर लाइनिंग of stomach produces secretion called gastric juices which contains। अब देखो क्या होती है, इसकी जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है। अब कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो एक तो हमारा म्यूकस होता है और दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब आपको पता है कि अगर HCl नॉर्मली अगर हमारे स्किन पे चल जाए, पड़ जाए, तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी। तो पेट में जो हमारे एसिड है HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा स्टमक क्यों नहीं बर्न करता, क्योंकि स्टमक के चारों ओर जो लाइनिंग होती है वहां पे म्यूकस की वॉल होती है जो उसको प्रिवेंट करती है टच होने से HCl से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा स्टमक का स्ट्रक्चर। तो ये थिक वॉल्ड है, यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यू शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन करता है। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इनमें हमारे एक तो म्यूकस हो जाएगा और दूसरा हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब क्या कह रहे बेटा कि म्यूकस लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा म्यूकस है वो लब्रिकेट करता है, मतलब
वो विस्कस कर देता है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग का काम करता है और हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl वगैरह से। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो जो हमारे पेट के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है हमारा HCl और इसके साथ साथ हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम में बना के रखता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक दैट हेल्प्स स्टमक एंजाइम्स टू एक्ट, ठीक है, और हमारे स्टमक को क्या बना के रखती है, एसिडिक बना के रखती है, जिससे जो भी एंजाइम्स अच्छी तरीके से जो एंजाइम्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अच्छे से एक्ट कर सके। तो आई होप ये जो स्टमक का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें तो थिक वॉल है, यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, फूड पाइप से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये कनेक्ट होता है। अगर हम बात करें कि ये क्या रिलीज करता है तो ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है जिसमें आपके म्यूकस आते हैं और इसके साथ साथ हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं। अगर म्यूकस की बात करें तो म्यूकस लुब्रिकेटिंग का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस होता है लुब्रिकेटिंग करता है जिससे इनर लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड नंबर पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम में बना के रखता है जिससे एंजाइम अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, एक्ट कर सके और इसके साथ साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम कौन करता है, तो हमारा HCl करता है। अब देखो बेटा एंजाइम्स में यहाँ पे क्या है, तीसरा एंजाइम्स है तो फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सॉलिड फॉर्म। इसमें क्या होंगे, जो एंजाइम्स होंगे वो फूड को हमारे कन्वर्ट कर देंगे सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड। सेमी मीन्स होता है हाफ, जैसे आप पढ़ते हो सर्कल, तो सर्कल ये हो गया। अगर हम बात करें सेमी सर्कल की तो जैसे आप यहाँ से कट करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल है आपका। तो ऐसे ही फूड को अब ये क्या कर देगा, सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो स्टमक में डाइजेशन होता है वो हमारा पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। आप क्या करें बेटा कि एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। अब यहाँ पे जो क्या है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो स्टमक में जो प्रोटीन था उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, पेप्टाइड्स में कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका क्या हुआ है कि जो प्रोटीन हमारी प्रोटीन जो हमारे न्यूट्रिशन थे, न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स थे उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, हमारे पेप्टाइड्स में। तो स्टमक में आपने देखा कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन होता है और किसमें होता है, पेप्टाइड्स में होता है, और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियली डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियल नॉचेस है, ये आपका ईसोफेगस हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये आपका ईसोफेगस है। यहाँ ईसोफेगस फूड को ला रहा है और कहाँ पे रिलीज कर दे रहा है, तो हमारे स्टमक में रिलीज कर दे रहा है। इसको हम बोलते हैं कार्डिया, ठीक है। ये आपका कुल मिला के बस आपको बस इतना समझना है कि जो हमारा स्टमक होता है इसके शेप की अगर बात करें तो ये हमारा यू शेप का होता है। इसकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है, ठीक है, और इसकी इनर लाइनिंग में क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। इस म्यूकस का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है उसकी इनर लाइनिंग को। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे इसको किल करेगा, साथ ही साथ स्टमक को एक्टिवेट करके रखेगा, मतलब एसिडिक मीडियम बना के रखेगा, जिससे जो भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो एक्टिव हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो आपने देखा बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा था, बकल कैविटी से तो फूड हमारा आ गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक में जो हमारे प्रोटीन्स थे वो पेप्टाइड्स में टूट चुके हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक हमारा कहाँ पे जाके ओपन होता है तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कह रहे बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है काफी हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो कि रील है, रील में जो धागा आप बांध के रखते हो तो वो काफी ज्यादा धागा काफी लंबा है, लेकिन उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो सही तरीके से अरेंज हो, एक छोटे से रील में आपका अरेंज हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो फिर काफी बड़ी होती है, लेकिन ये कैसी होती है, हमारे स्टमक में कैसे एडजस्ट होती है हमारे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये काफी हाईली कॉइल्ड होती है। It is a highly coiled part about 7.5 meters long present in the lower abdomen। अब जो बेटा जो हमारा एब्डोमेन पोर्शन होता है उसके लोअर साइड में क्या होता है
कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है पाई जाती है, ये काफी लंबा होता है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि काफी कंजेस्टेड होती है, इसको कॉइल्ड होती हैं और थिन होती हैं, इस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ गया। अभी आगे आप पढ़ोगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है, बट उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइडर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये काफी हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। पाया कहाँ पे जाता है, तो जो हमारे एब्डोमेन के लोअर पोर्शन पे ये पाया जाता है। अपर पार्ट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। क्या इतना आपको नहीं जानना है? अभी आपको ये जानना है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो लीवर एंड पैनक्रियाज होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 3 हमारे मेन ग्लैंड थे। एक तो स्लैबी ग्लैंड था जो कि माउथ में बकल कैविटी में रिलीज हो रहा था, ठीक है। सेकंड आपका होता है लीवर, थर्ड आपका होता है पैनक्रियाज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपर पार्ट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है, इनके जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे उसको रिसीव कौन करता है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है वो रिसीव करता है। लोअर पार्ट रिसीव्स partially digested food and secrete intestinal juices। और जो इसका लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है, रिसीव्स partially digested food। जो आधा पचा हुआ खाना, जो partially digested food है, उसको स्टमक से ये क्या करता है, रिसीव करता है एंड secrete intestinal juice। और जो ये intestinal juice कहाँ पे secrete करता है, तो ये अपने लोअर वाले पार्ट में करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है काफी हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इतनी लंबी होते हुए भी नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि ये काफी थिन होती है और ये काफी कंजेस्टेड होती है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ गया। अब जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो उसका अपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, वो क्या करता है कि जो लीवर है, जो पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, जो लीवर एंड पैनक्रियाज उन सारे डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करने का काम कौन करता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट करता है। जबकि अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है उसका जो लोअर पार्ट है उसको रिसीव करता है और क्या करता है कि इंटेस्टाइनल जूसेस को वहां पे रिलीज करता है। अब करें यहाँ पे कि बाइल जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। आपको पता है कि जो हमारी लीवर होती है, लीवर क्या प्रोड्यूस करती है, तो बेटा लीवर जो होती है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, गैल ब्लैडर से होते हुए इसको भीस कहाँ पे दिया जाता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि बाइल जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। अगर बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में भी आप जानेंगे। अगर वही बात करें पैनक्रियाटिक जूसेस की, तो ये पैनक्रियाज जो होता है जो रिलीज करता है वो पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करता है। ब्रेक्स डाउन द फॉलोइंग फूड। अब ये क्या करता है कि फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म। अभी आप आगे चल के यहाँ पे देखेंगे कि किस फॉर्म में ये इसको ब्रेक डाउन करता है। आप कह रहे बेटा लीवर सिक्रीट बाइल जूसेस, सबको पता है कि जो लीवर है वो हमारा बाइल जूस को सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाज जो है सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस को, और जो हमारी एंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं वो एंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें आपने देखी। सबसे पहले लीवर, ठीक है, स्टमक के ऊपर साइड में आपका क्या होता है कि आपका लीवर पाया जाता है, ठीक है। तो लीवर क्या काम कर रहा है कि बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, जो स्टमक की जो होती है लेफ्ट साइड में पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, तो पैनक्रियाज जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करती है। वहीं अगर बात करें इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती है। फिर कह रहे हैं कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पूछे डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो माउथ से होती है, क्योंकि माउथ में जो स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। वहीं अगर बात करें पार्शियली डाइजेशन के कहाँ पे होता है, तो पार्शियली डाइजेशन जो होता है वो हमारे वो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। पार्शियली डाइजेशन कहाँ पे होता है, वो हमारे स्टमक में होता है। अगर बात करें कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
अब कह रहे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपको पता है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे होता है ये, तो आपको पता है बकल कैविटी में। कहाँ पे होता है, बकल कैविटी यानी माउथ में। तो माउथ से क्या हो गया, डाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई। जो प्रोटीन्स था वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है प्रोटीन पेप्टाइड्स में स्टमक में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चल के ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें फैट्स की, तो फैट जो हो जाएगा वो फैटी एसिड पर ग्लिसरॉल बना लेता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फैट की बात करें तो फैट्स हमारा फैटी एसिड पर ग्लिसरॉल बनाता है ब्रेक डाउन करने के बाद। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर के पेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक समझ में आ गया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे कंप्लीट तरीके का डाइजेशन हो जाता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। काफी कंजेस्टेड एंड थिन होने की वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है वो लीवर एंड पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। और जो लोअर पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सेमी सॉलिड फूड यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है और इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे क्या थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होकर के शुगर में कन्वर्ट हो गई। जो प्रोटीन्स था वो पेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। और जो फैट था वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया ब्रेक डाउन होने के बाद। अब क्या कह रहे बेटा, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ठीक है। विलाई क्या बोलते हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इनके जो इनर वॉल होती है उनमें एक फिंगर लाइक, जैसे फिंगर होती है ऐसे फिंगर लाइक इनमें प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। अब इस विली का काम क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन करना होता है तो इस सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम कर देता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आता है इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। ये भी जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स पे काम करती है क्योंकि जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, सॉरी ये हमारा स्टमक था, ये हमारी क्या हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। कि डुडेनम है, जैजुनम है एंड इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास 3 पार्ट होते हैं। डुडेनम सबसे अपर पार्ट होता है, जैजुनम 20 का होता है और जो इलियम होता है वो थर्ड पार्ट होता है। देखो ये जो डुडेनम होता है, डुडेनम का काम क्या होता है कि जो लीवर है, ठीक है, जो लीवर है और प्लस क्या हो जाएगा जो पैनक्रियाज है, ठीक है, जो पैनक्रियाज है ये जो जूसेस सिक्रीट करेंगे, ठीक है, ये जो जूसेस सिक्रीट करेंगे इसको रिसीव कौन करता है, डुडेनम करता है। वही अगर बात करें इलियम की तो इलियम का काम आपने देखा कि जो हाफ डाइजेस्टेड या कह सकते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ये रिसीव करेगा और इसके साथ साथ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको रिसीव करने के साथ साथ इसका काम क्या होता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड तो ये रिसीव करेगा ही, इसके साथ साथ ये इंटेस्टाइनल जूस को यहीं पे सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइनल जूस को ये यहाँ पे सिक्रीट करता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सारे गेस्ट आपको ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किस तरीके से इसमें से जो है बिलाई को अलग करके दिखाया गया है। जो बिलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जब इसको एब्जॉर्प्शन करना होता है तो सरफेस एरिया को क्या कर लेती है, यहाँ पे देखिए बढ़ा लेती है। अब पढ़े बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कौन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये क्या होती है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके कंपैरिजन में ये शॉर्टर होती है, बट इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये काफी वाइडर होती है। तो कह रहे हैं इट इज शॉर्टर एंड वाइडर टू, ये छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, ऑफ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ठीक है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये हमारी 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके पास हमारे 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो कॉलोन हो जाता है और एक हमारा रैक्टम हो जाता है। जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट्स थे, डुडेनम, जैजुनम, इलियम, ठीक ऐसे ही जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पास 2 पार्ट है, एक तो रैक्टम हो जाएगा दूसरा कोलोन, यानी कोलोन एंड रैक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पार्ट्स हैं।
आप क्या कह रहे हैं कि कोलोन इज द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड यू। जो हमारा कोलोन होता है जैसे उल्टा यू होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका कोलोन का होता है। कह रहे अगर बात करें रेक्टम, तो रेक्टम इज ए स्मॉल पार्ट दैट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड एज सेमी सॉलिड फीसेस, ठीक है। और जो हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम का काम क्या होता है कि रेक्टम एक स्मॉल पार्ट होता है जो क्या करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो सॉलिड फॉर्म में जो फीसेस है उसको स्टोर कौन करता है, तो हमारा रेक्टम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये शॉर्टर है और वाइडर होती है। लेंथ की अगर बात करें बेटा तो ये 1.5 मीटर लेंथ में लॉन्ग होती है। वहीं अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो इसके पास 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक तो कॉलोन होता है, एक हमारा रेक्टम होता है। जो कॉलोन होता है वो उल्टा यू शेप का होता है, ठीक है। और जो हमारा रेक्टम होता है वो छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी सेमी सॉलिड जो वेस्ट है यानी जो फीसेस है उसको स्टोर कौन करता है, तो हमारा रेक्टम करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इट डज नॉट सिक्रीट एनी एंजाइम। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है और जो हमारा ईसोफेगस है, इन दोनों का काम डाइजेशन में नहीं है, किसी भी टाइप का एंजाइम्स को सिक्रीट यहाँ पे नहीं करती है। इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट एंड इजेशन ऑफ वेस्ट। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट वॉसेस लिखा है तो यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि फूड को एब्जॉर्प्शन कर सॉरी वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं उनको भी ये एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ साथ कि जो भी वेस्ट है उसको इजेशन करने में, बॉडी से बाहर निकालने में ही मदद करता है। तो कि इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका जो मेन फंक्शन है ये वाटर को एब्जॉर्ब करना, कुछ सॉल्ट्स को भी ये एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ साथ जो बॉडी के वेस्ट है उसको इजेशन करने में, बॉडी से एक्सपेल करने में भी ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड passes into large intestine and is thrown out as feces। क्या कह रहा है कि undigested food passes into large intestine। अब जो ये undigested food होते हैं इसको large intestine से पास कर दिया जाता है, किसके पास, एनएस के पास, और एनएस से होते हुए इसको feces के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि undigested food passes into the large intestine and is thrown out as feces। तो ये रहा आपका large intestine का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका कॉलोन हो गया। तो ये जो कॉलोन है कुछ आपका उल्टा यू शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, और नीचे की तरफ हमारा रेक्टम होता है। इस रेक्टम का काम क्या होता है बेटा कि जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो फीसेस है, उसको स्टोर कौन करके रखता है, रेक्टम करता है। और एक्सपेल किसके थ्रू करता है, तो ये एनएस के थ्रू जो भी फीसेस है, जो बॉडी के वेस्ट है सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो आपने ए बी सी डी ई जो भी पढ़ा, ए में आपने क्या पढ़ा, ए में आपने पढ़ा है बेटा बकल कैविटी। क्या पढ़ा है, बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। तो पहला तो पार्ट आपका बकल कैविटी हो गया। सेकंड नंबर से खाना आपका आप कहाँ पे आ गया, तो ईसोफेगस में आ गया, ठीक है। कहाँ पे आ गया, ईसोफेगस में आ गया। अब ईसोफेगस से खाना कहाँ पे गया था, तो ईसोफेगस से जो हमारा खाना गया था वो स्टमक में गया था। स्टमक से कहाँ पे खाना पहुंचा है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे चला गया खाना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पे गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे से कहाँ पे जाएगा, एफ नंबर पे हमारा आ जाएगा एनएस। कहाँ पे आ जाएगा, एनएस। तो ये सारे ए बी सी डी ई जो आप पढ़ रहे हैं ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एनएस लास्ट नंबर पे ये जो 6 एनएस है इसको देखिए, कह रहे कि इट इज एन ओपनिंग एट एंड ऑफ द रेक्टम। रेक्टम जहां पे खुलता है, ओपन होता है, उसकी जो एंडिंग होती है, ओपनिंग होती है, वो आपका एनएस हो जाता है। कह रहे बेटा फीसेस आर एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनएस। मैंने जैसे कि बताया कि जो फीसेस है वो स्टोर हमारे रेक्टम में होते हैं, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है। बट एक्सपेल किसके थ्रू किए जाते हैं, तो हमारे एनएस के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट्री कैनाल्स की पार्ट पढ़ लिए। आई होप आपका कुछ क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल की अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी उसमें बकल कैविटी आ गई।
बगल कैविटी से होते हुए खाना हमारे चला गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक में खाने का पार्शियली डाइजेशन हो गया, यानी प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया। फिर आपका आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे खाना कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब खाना गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि वाटर और कुछ सॉल्ट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके साथ साथ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा कि जो फीसेस वगैरह हैं इसको क्या करता है कि स्टोर करने का काम करता है, रेक्टम वाले पार्ट में इसको स्टोर करता है। फिर लास्ट पार्ट आता है एनएस, एनएस का काम क्या होता है कि जो भी फीसेस है उसको बॉडी से बाहर पास आउट करा देने का काम करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग पार्ट्स थे उसमें कैसे डाइजेशन हुआ। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे जूसेस कौन कौन से जूस सिक्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्शन ऑफ फूड। तो आपने देखा डाइजेशन इन माउथ, तो कौन सा जूस सिक्रीट हुआ था आपको पता है, सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा। सलाइवा ने क्या किया था कि जो स्टार्च था कार्बोहाइड्रेट इसको ब्रेक डाउन कर दिया था शुगर में। तो यानी यहाँ पे स्टार्च का ब्रेक डाउन हो गया शुगर में, और डाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो माउथ से हुई है। ठीक है, जो डाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, डाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो हमारे माउथ से होती है। ठीक है, कंप्लीट कहाँ पे होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले आपने देखा माउथ से डाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे माउथ में हमारा डाइजेस्टिव जूस कौन से सिक्रीट हुआ, तो सलाइवा सिक्रीट हुआ। सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में। नेक्स्ट क्या आता है बेटा कि डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में अब क्या होता है आपको पता है, ईसोफेगस तो किसी भी टाइप का डाइजेशन का काम करता नहीं है। जब स्टमक में जाता है तो क्या होंगे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होंगे जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोटीन इसके अंदर होंगे उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स की फॉर्म में। अब आता है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस होंगे वो क्या करेंगे, क्या क्या सिक्रेट करते हैं, तो बाइल जूस सिक्रेट करेंगे। जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस को करेगा, जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को करेगा, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है। तो तीन तरीके के यहाँ पे आप देख रहे हैं जूस सिक्रेट हुए हैं। अब आपको पता है जो बाइल जूस है इसका काम क्या होता है कि फैट्स को ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देगा शुगर में। वहीं अगर बात करें इंटेस्टाइनल का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन्स है वो पेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड में यहाँ पे आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटीन्स है वो पेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगी, जो फैट्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल शुगर में आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का जो इन प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च जिसको हम बोल रहे हैं ये ब्रेक डाउन होने की क्या बन जाएगा, शुगर बन जाएगा। जो प्रोटीन्स है यानी जो प्रोटीन्स है आपको पता है प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर के एमिनो एसिड बना लेंगे। वहीं अगर बात करें फैट्स की तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना लेगा। तो यही इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद ये आपके थे एंड प्रोडक्ट, और ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स है। क्या है हमारे, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये ब्रेक डाउन होने के बाद आफ्टर डाइजेशन जो इनका इंड प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंड प्रोडक्ट बनेगा शुगर, प्रोटीन्स का बनेगा एमिनो एसिड एंड फैट्स का बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो आई होप ये जो था आपका ये टॉपिक इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब पढ़े बेटा एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको पता है द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग वॉल होती है इसका काम क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। जो विली होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो कहते हैं लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर लाइनिंग पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं विली। और विली का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड सरफेस एरिया को इनलार्ज करना।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो विली होती है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ईज विलस कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड कैपिलरीज इन विच द फूड गेट्स एब्जॉर्ब। अब देखो जो हर एक विलस होता है, हर विलस के अंदर कई सारी मात्रा में क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और ये जो ब्लड वेसल्स होती है क्या करती है कि फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। absorb food is transported to different organs of the body via blood। अब क्या कह रहा है कि absorb food is transported to different organs of the body through blood। अब जो भी absorb food है उसको blood vessels के थ्रू blood में आपको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, और पूरी बॉडी में इसको क्या करवा देंगे, ट्रांसपोर्ट करा देंगे। ये रहा विलाई का आपका स्ट्रक्चर। जो विली है इसके अंदर आप देख रहे कई सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। फिर आपका आता है आपका एसिमिलेशन। क्या आ जाएगा बेटा, एसिमिलेशन आ जाता है। तो अगर बात करें एसिमिलेशन की, द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी सेल, जब हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा फूड को यूटिलाइज कर लिया गया, यूज में ले लिया गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो आप कह सकते हैं द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड थ्रू या बाय द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब बॉडी सेल्स के थ्रू फूड को यूटिलाइज कर लिया गया तो यही कहलाएगा हमारा एसिमिलेशन। कह रहे कि इन द बॉडी cells glucose is broken down to release energy for various activities of the body। कह रहे बेटा कि द बॉडी सेल्स के थ्रू जो ये ग्लूकोज जो हमारा फूड होता है ये ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी की मदद से जो हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसी की मदद से हम कर पाते हैं। जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते हो तो आप यही पढ़ते हो कि जो ग्लूकोज है, जो फूड है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा जो ग्लूकोज यानी फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एनर्जी में, और एनर्जी रिलीज होने के बाद जो एनर्जी है, एनर्जी की मदद से हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हैं। कह रहे कि बॉडी सेल्स ऑल्सो मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब आपको पता है कि बॉडी सेल्स ऑल्सो मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसके पास कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन है, तो आपको पता है कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करके बताया गया है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, की जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टार्च का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फूड पे, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो करें बेसिस स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। सबको पता है भाई कि स्टार्च के साथ अगर आप आयोडीन को मिक्स करते हैं तो अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो अगर ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने, एक पे आप लेबल कर दीजिए टेस्ट ट्यूब ए, एक पे आप बी की लेबलिंग कर दीजिए। अब एक में आपको क्या करना है कि आपको मतलब जो है खाने को चावल को लेना है। यहाँ पे क्या करें कि टेस्ट ट्यूब ए पुट सम बॉइल्ड राइस, जो चावल आपने बॉयल किया उसको आप डाल दीजिए, कंटेनिंग स्टार्च, जिसके अंदर स्टार्च होता है, प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने 2 बीकर लिया, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में बेटा ए आपने लेबल कर दिया और एक में बी लेबल कर दिया। ए में आपने क्या किया कि जो चावल बना के जो बॉयल राइस है उसको आपने डाल दिया। आपको पता है कि जो राइस होता है उसके अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब आपने क्या किया कि इसमें कुछ बूंद आयोडीन की डाल दी। फिर क्या हुआ, जो आपका टेस्ट ट्यूब बी था उसमें आपने क्या किया कि पुट सम बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। आपने चावल को चबाया, चावल को चबाने के बाद में आपने माउथ से बाहर किया और उसको क्या कर दिया कि आपने जो टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने डाल दिया। अब आप क्या देखेंगे, जब आपने टेस्ट ट्यूब बी में आपने उसको डाला, जब आपने चावल को चबाया तो आपने देखा उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। सलाइवा जब मिक्स हुआ तो जो स्टार्च था बेटा, स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया। किसमें ब्रेक डाउन हो गया, शुगर में। तो यानी स्टार्च अब वहां से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है शेविंग एड सलाइवा टू द राइस, जब आप चबाते हो तो चावल में क्या मिक्स हो रहा है भाई, चावल में आपका सलाइवा मिक्स हो जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब
gives blue black color with iodine, shows the presence of a starch in the rice. Test tube B does not give any color with iodine, shows absence of a starch in rice. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए था बेटा, टेस्ट ट्यूब ए आयोडीन डालने पे उसने ब्लू ब्लैक कलर शो किया। तो जो ये ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी था जिसमें आपने चावल को चबा लिया तो उसमें सलाइवा मिक्स हो गया था। तो आपको पता है जब सलाइवा मिक्स होता है तो वो एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, इस वजह से उस पे आयोडीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और उसने किसी भी टाइप का कलर शो नहीं किया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे एस हो जाएगा, इन टेस्ट ट्यूब बी सलाइवा हैज कन्वर्टेड स्टार्च इन राइस इनटू शुगर एंड शुगर डज नॉट गिव्स एनी कलर विद आयोडीन। आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टेस्ट ट्यूब बी था उसने कोई कलर शो नहीं किया। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब जो चावल आपने डाला है उसमें क्या हो चुका है, जो चावल आपने डाल रखा है वो उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्यों स्टार्च प्रेजेंट नहीं? क्योंकि जब आपने मुंह में चबाया उसको तो आपने क्या किया कि जो आयोडीन था, सॉरी जो उसके अंदर क्या था, स्टार्च था, स्टार्च ब्रेक डाउन कर गया। किसके अंदर ब्रेक डाउन कर गया? तो जो स्टार्च था वो शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया और स्टार्च की एब्सेंस की वजह से उसमें आयोडीन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और इस वजह से क्या किया, उसने कोई भी कलर शो नहीं किया। ये रहा आपका, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब ए था, टेस्ट ट्यूब ए में आपने बॉयल राइस डाला था, फिर उसने आपने क्या किया कि आयोडीन की 2-3 बूंद डाली, ठीक है। दूसरा आपने लिया, इसमें आपने चावल को चबा करके मुंह से निकाल करके आपने इसमें डाला और इसमें सलाइवा मिक्स था आपके चावल में और इसमें भी आपने आयोडीन की सॉल्यूशन को डाला। आपने क्या देखा कि ये ब्लू कलर शो करने लगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगा क्योंकि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था और ये ब्लू ब्लैक क्या कलर जैसा था वैसे ही रह गया, ये कलर शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सलाइवा था वो क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टार्च था वो ब्रेक डाउन हो गया शुगर में, इस वजह से स्टार्च एब्सेंस होने की वजह से कोई भी कलर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में, किस तरीके से टीथ का स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, एंड टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसके साथ साथ हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे 2123.2123/2। ठीक है, जानेंगे कि जो इंसीजर है इनका काम क्या है, कैनाइन्स का क्या काम होता है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का क्या काम होता है, विजडम टीथ किसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी टेम्परेरी टीथ क्या है, मिल्क टीथ क्या है, टेम्परेरी टीथ चुकी मिल्क टीथ बोलते हैं। इसके साथ साथ परमानेंट टीथ, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग